हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा न्यू टॉपिक सेल एनवेलप। कल मैंने आपको बताया था सेल एनवेलप यानी कि कोशिका आवरण के बारे में। मैंने जब आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताया था उस टाइम पे आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ओके, तो आप पहले ये स्ट्रक्चर देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि क्या होता है सेल एनवेलप, उसमें क्या क्या होता है। देख लिया? ठीक है। ये देखिए, ये है आपके नोट्स। अब मैं आपको इन बहुत अच्छे से आपको मैं जो बता रही हूँ उसको सुनिएगा बहुत अच्छे से। ये हम फ्यू मिनट्स में, कुछ ही मिनट में आपका कोशिका आवरण का रिवीजन एक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कोशिका आवरण यानी कि सेल एनवेलप क्या होता है। जो बैक्टीरियल सेल होती है यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उस सेल के बाहर की तरफ ये रही, जो मैंने आपको ये आवरण दिखाई, ये रही, ये एक बैक्टीरियल सेल है। इसमें बाहर की तरफ जो ये लेयर्स दिखा रही है, ये तीनों मिलकर आपकी ये तीनों लेयर मिलकर आपका क्या बनाती हैं, कोशिका आवरण। कोशिका आवरण, ये तीनों लेयर मिलकर बनाती है कोशिका आवरण। अब हम हर एक लेयर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 3 लेयर्स होती है कोशिका आवरण में। कौन सी सबसे पहली होती है, बाहर की साइड सबसे पहली होती है ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है, वो सबसे बाहर होती है। उसके बाद में होती है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, उसके अंदर होती है, ग्लाइकोकेलिक्स के अंदर होती है। और उसके बाद में आती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली, जो कि इसके भी अंदर होती है। यानी कि बीच में कौन सी होती है, सेल वॉल होती है, जो कि बीच में होती है, मध्य में होती है। ठीक है, उसके बाद में अब हम क्या है लिखा, ये हर एक परत लेयर का अपना फंक्शन होता है। यानी कि ये जो तीनों लेयर आपको दिखाई दे रही है, इन तीनों लेयर का अपना अलग एक काम है कोशिका के अंदर। ठीक है, तो क्या काम है इनका कोशिका के अंदर वो हम देखेंगे। सबसे पहली यानी कि सबसे बाहरी जो परत है, बाहरी परत जो है, सबसे बाहरी परत होती है ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है, क्या होती है, ग्लाइकोकेलिक्स। ये दो तरह की होती है। सबसे पहली होती है कैप्सूल, जो कि मोटी और कठोर होती है, मतलब होंगी मोटी और कठोर, संपुटिका जिसे बोलते हैं। कैप्सूल को हिंदी में बोला जाता है संपुटिका। उसमें ये होती है मोटी और कठोर। कैप्सूल कैसा होता है, मोटा होता है, कठोर होता है, हार्ड होती है। ठीक है, और जो स्लाइम लेयर यानी कि उपंक परत होती है वो ढीली होती है। तो ग्लाइकोकेलिक्स के 2 टाइप्स हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। ठीक है, अब इनका काम क्या है, मतलब ये ग्लाइकोकेलिक्स से परत है, ये तो इसका टाइप हो गया। अब इस लेयर का काम क्या है, इस लेयर का काम है आपकी सेल को प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा प्रदान करना। जो बैक्टीरियल सेल होती है उसको सुरक्षा प्रदान करती है कौन, ग्लाइकोकेलिक्स, सबसे बाहर वाली परत। ठीक है, उसके बाद हम उसके अंदर आते हैं तो हमें क्या मिलती है, सेल वॉल। क्या मिलती है, सेल वॉल मिलती है, कोशिका भित्ति मिलती है। अब कोशिका भित्ति भी रिजिड होती है, ठीक है, हार्ड होती है। इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है सेल को शेप देना, आकार प्रदान करना, और कोशिका को फटने से बचाना। अब ये क्या है भाई, ये क्या है, देखो, कोशिका को फटने से बचाना यानी कि जब कोशिका के अंदर, सेल के अंदर हम वाटर लेते हैं, वाटर बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जब एक टाइम आता है सेल में जब वो उसके कुछ फंक्शन के कारण वो फूल जाती है, उसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा हो जाती है, सेल जो होती है वो फूल जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे इस सेल को फटने से बचाना। अब भाई हमारी सेल तो फूल गई है, मोटी हो गई है, तो हो सकता है कि अब कोई भी चीज़, मान लो गुब्बारे में आप हवा भरे जा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो जब वो फट जाएगा, अगर आपने ज़्यादा हवा उसमें भर दी तो। ऐसे ही सेल होती है, सेल में अगर एक लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ या पानी जो है वो आ जाए सेल के अंदर, लिमिट से ज़्यादा भर दिया जाए, तो सेल भी फूलने लगती है। और फूलने लगेंगी तो ये तो है कि सेल फटेगी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में सेल को फटने से बचाने का काम सेल वॉल करती है। यानी कि फूलने के बाद भी सेल फटे ना, इसलिए सेल वॉल उसे एक प्रोटेक्शन देती है कि सेल फटे ना। ठीक है, कोशिका को फटने से बचाना, ये काम होता है सेल वॉल का। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव द्रव्य झिल्ली। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है, ये बहुत ही बढ़िया है, सेल के अंदर एक बढ़िया कैरेक्टर है। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का
क्या होती है, यह वर्णात्मक होती है। क्या होती है, वर्णात्मक। वर्णात्मक का मतलब क्या होता है, वर्णात्मक का मतलब होता है चयनात्मक पारगम्य। क्या होता है, चयनात्मक पारगम्य। देखो अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग समझो आप लोग, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या होती है, ये वर्णात्मक यानी कि चयनात्मक पारगम्य होती है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। मतलब ये कि कौन सी चीज़ को या फिर कौन से पदार्थ को सेल के अंदर जाना है और कौन से पदार्थ को सेल के बाहर आना है, उसे डिसाइड करने का काम करती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना कि कौन से पदार्थ को सेल के अंदर जाना है या बाहर आना है। ये सेल के, देखो सेल के बाहर तो बहुत सारी चीज़ें होती है, आयंस होते हैं और भी बहुत हार्मफुल चीज़ें भी होती है, विषाक्त चीज़ें भी होती है, विषैली चीज़ें भी होती है, तो वो तो सेल अपने अंदर ले नहीं सकती। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होती कि कुछ भी कोई काम ही नहीं करती, इसे चूज़ करने का काम ही नहीं होता है इसका, कुछ भी जो भी आ रहा है उसको अंदर जाने दो, बाहर जा रहा है उसको बाहर जाने दो, तो ऐसे तो सब गड़बड़ हो जाता। इसलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य, यानी कि कौन सी चीज़ को जाने देना है और अंदर जाने देना है और कौन सी चीज़ को बाहर आने देना है, वो डिसाइड करती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल के लिए। ठीक, ये हो गया आपकी सेल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन। उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इसका ट्रांसपोर्ट, मतलब वही होता है मतलब कि परिवहन यानी कि पदार्थों को अंदर बाहर आने देना। और ये इसके साथ में इसका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। बैक्टीरिया में ये काम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्वसन और परिवहन दोनों काम बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। ठीक है, बैक्टीरिया की बात हो रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम यूकेरियोट्स में भी पढ़ेंगे, उसमें थोड़े फंक्शन इसके थोड़े बहुत ही अलग हैं, बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में सेम ही है। यूकेरियोटिक में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही प्रोकैरियोटिक में है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताई हूँ यही सेम यूकेरियोटिक में भी है। ठीक है, यही सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें भी है, उसमें भी इसकी यही फंक्शन है, सिर्फ ये श्वसन को एक बार हम उसमें यूकेरियोटिक सेल में नहीं लेंगे, वो आपको मैं उस टाइम पे बता दूँगी। ठीक है, तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि जो बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है वो क्या है, परिवहन और रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका क्या काम होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा है हमने आपके यहाँ पे, वेरी मोस्ट IMP। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना मॉडिफिकेशन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशंस होती हैं। कैसे मॉडिफिकेशंस होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग यानी कि फैलाव। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, देखो इस स्ट्रक्चर में देखो आप लोग, ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये इस अंदर की तरफ आ गई और ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ बना। ऐसे ये यहाँ पर भी अंदर की तरफ इसका फैलाव हो गया, बाहर की तरफ फैलाव हुआ। तो ये जो दोनों हैं ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फैलाव, फोल्डिंग। इसे क्या बोला जाता है, मीजोसोम। क्या बोला जाता है, मीजोसोम। कल आपको मैंने बताया था, अगर आपने ध्यान से वीडियो सुना होगा तो उसमें मैंने आपको मीजोसोम के बारे में बताया था, तो यही है वो मीजोसोम। ठीक है, अब इसके फंक्शन देखो क्या है। इसके फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। क्या हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फंक्शन क्या पढ़ा है बैक्टीरिया में, श्वसन। तो वो किस वजह से होता है, इस मीजोसोम की वजह से। ठीक है, रेस्पिरेशन। सेल का डिवीज़न, उससे मतलब सेल विभाजित जो होती है उसमें मीजोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है सेल विभाजन में। उसके बाद आपका आता है DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन जो होता है बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर DNA रेप्लिकेशन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, उस रेप्लिकेशन में भी मीजोसोम बहुत हेल्प करता है। और रेप्लिकेशन हो गया, रेप्लिकेशन के बाद में देखो जो बैक्टीरियल सेल है ना वो डिवाइड होते होते ही उसमें डिवीज़न चल रहा है, और उसी टाइम पे जो DNA होता है वो एक सेल से दूसरी सेल में, मतलब दूसरी सेल में जाता है, तो उसी टाइम पे जाता है जब सेल का डिवीज़न होता है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन हो गया। रेप्लिकेशन के बाद में इसी के लिखा है, इसके संतति कोशिका में वितरण में सहायक, यानी कि मान लो ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है। ठीक है, ये यहाँ पर ये DNA है, तो इसमें क्या होगी, जैसे ये सेल डिवाइड होती है ना, ये डिवाइड हो रही है, मान लो ये जो ये सेल डिवाइड हो रही है ना, इसी टाइम पे ये जो DNA है ये इसमें से इसके अंदर जाता है।
तो इसमें हेल्प करता है कौन, मीजोसोम। स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा बना है लेकिन आप समझ लीजिए, इसमें कौन हेल्प करता है, ये मीजोसोम इस डीएनए रेप्लिकेशन और इसके संतति कोशिका में वितरण में सहायता करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे इसी जो सेल एनवेलप है, इससे रिलेटेड ये दो टॉपिक हैं। ये इस मॉडिफिकेशन का पार्ट नहीं है, बिल्कुल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन नहीं है ये दोनों चीज़ें इस एनवेलप से जुड़ी हुई होती है। किससे, सेल एनवेलप से, कोशिका आवरण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे फ्लेजिला, सेल जो होती है, सेल दो टाइप्स की हो सकती है अगर हम उसके मूवमेंट की बात करें, या तो वो चलायमान हो सकती है या फिर वो अचलायमान हो सकती है, यानी कि या तो वो चल सकती है, गति कर सकती है, या तो वो नहीं करेगी। अब गति करेगी तो कैसे करेगी, गति कैसे करती है, वो इस फ्लेजिला की हेल्प से, इस कशाभिका की मदद से बैक्टीरियल सेल गति करती है अगर कोई वो सेल चलायमान है तो, ठीक है। तो सेल एनवेलप के बाहर पाया जाता है फ्लेजिला, ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, गति प्रदान करना, यानी कि मोमेंट देना सेल को। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका वहाँ पर यहीं पर पिलाई, इसी सेल एनवेलप के बाहर होते हैं पिलाई और फिमरी, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, रोम और झालर। इनका क्या काम होता है, ये छोटे छोटे होते हैं, फ्लेजिला के कंपेरेटिवली ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो सेल के बाहर होते हैं, एनवेलप के बाहर, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है ना, आप मान लीजिए उसी के बाहर होते हैं ये पिलाई और फिमरी, उसी पर चिपके होते हैं, लगे होते हैं। तो ये भी कोशिका आवरण के बाहर होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है इनका, अटैचमेंट, होस्ट सेल से चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं। कल भी मैंने आपको पिलाई और फिमरी के बारे में बताया था, पिलाई के बारे में आपको जो मैंने बताया था वही है ये, कि होस्ट से चिपकने में हेल्प करता है। देखियो, ये बैक्टीरियल सेल है, इसके बाहर ये हमने छोटे छोटे क्या बनाए हैं, पिलाई और फिमरी है ये, ठीक है। अब ये बैक्टीरियल सेल है, ये जहाँ पर भी रहेगी वहाँ पर ये इसको चिपकने के लिए ये पिलाई और फिमरी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया आज का पूरा रिवीजन सेल एनवेलप का। एक बार देख लीजिए अच्छे से, देखिए ये आपके शॉर्ट नोट्स हो गए, ये रहा, ठीक है, और ये रहा, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आपका रिवीजन हुआ होगा, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके थ्रू आप